Hello and welcome back to the day 5 of our course Building Material and Construction। आज के 5वें मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं टिम्बर के बारे में। टिम्बर जो वुड से मिलता है हमें, लकड़ी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसके थ्रू कैसे कंस्ट्रक्शंस होते हैं, किस किस जगह वो काम आता है, लकड़ी को हमें यूज करने से पहले कौन से मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो अच्छा रहे और अच्छे से यूज हो पाए। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो हमारा टॉपिक टिम्बर। टिम्बर स्टार्ट करते हैं। टिम्बर आपका किसको बोलते हैं? जो हम लकड़ी यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, उसको हम टिम्बर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में जो लकड़ी यूज होता है वो आपका टिम्बर कहलाता है। टिम्बर एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इसको आप बिल्डिंग में डोर, विंडो, पार्टीशन के लिए, है ना, वुड प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लाईवुड, बोर्ड, जो लेमिनेशन बोर्ड्स वगैरह हैं, पार्टीशन वॉल्स वगैरह बनाते हैं जो, उस सब के लिए भी यूज कर सकते हो। जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए वुड जो यूज होता है उसको हम टिम्बर कहते हैं। टिम्बर हमारा इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज होने वाली लकड़ी है। जो टिम्बर है उसको मोस्टली हम प्लाईवुड में या फोम वर्क के बाद आरसीसी आरआरबी में आरबीसी में यूज करते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपका टिम्बर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। ये ब्रिज बना हुआ है, टिम्बर का कंस्ट्रक्ट हो चुका है ये। तो ब्रिज आपने टिम्बर से बनाई है, तो ये दो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, टिम्बर की या वुड की क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या? पहली फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी है, तो डेंसिटी में उसकी लाइट डेंसिटी है ना। जो डेंसिटी है वो 550 kg पर मीटर क्यूब से कम की है, जैसे कि आपका बैम्बू बांस। फिर हैवी, थोड़ी सी हैवी में डेंसिटी 550 से 750 kg में, जैसे कि ये डिओडार की लकड़ी होती है। फिर अगर हैवी में बोलें तो डेंसिटी 750 से ज्यादा रहेगी, डेंसिटी वो साल की लकड़ी होती है। फिर बल्क डेंसिटी क्या होता है? बल्क डेंसिटी क्या होता है? मास ऑफ मेनी पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई। मास को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो बल्क डेंसिटी निकल आएगी। ये आपका कितना एयर वॉइड्स प्रेजेंट है वुड पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर तीसरा है मॉइस्चर मूवमेंट। कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है लकड़ी में, जिसकी वजह से लकड़ी आपकी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी या फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। फिर श्रिंकेज क्या है? आपका लीनियर या वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशन कम हो जाता है सुखाने से। आप किसी भी चीज को सुखाते हो तो उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता है? रिड्यूस होता है। तो वही चीज यहाँ पे क्या है? श्रिंकेज। फिर अगली है स्वेलिंग, साइज इंक्रीज हो जाना, फूल जाना। तो जैसे जैसे मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करते जाता है, उसका साइज क्या हो जाता है? टिम्बर का बढ़ जाता है। फिर आ जाती है साउंड कंडक्टिविटी। साउंड कितना कंडक्टिविटी, साउंड की कंडक्टिविटी कितनी है लकड़ी से? तो हाई साउंड कंडक्टिविटी होती है। साउंड की वेलोसिटी भी लकड़ी में क्या है? ज्यादा रहती है बाकियों से। फिर थर्मल कंडक्टिविटी। बहुत कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है लकड़ी की, और कम थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से आपको इसको अगर रूम में टेम्परेचर मेंटेन करना है या हीट मेंटेन करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन टिम्बर का, टिम्बर की इंजीनियरिंग एक्टिविटीज के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन है। अब सबसे पहले हम पेड़ के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में यूज होने वाला टिम्बर के दो पेड़ के हिसाब से होता है। एक्सोजेनस ट्रीज। एक्सोजेनस ट्रीज क्या होती हैं? सॉफ्ट वुड ट्रीज, जिनके जिनकी लकड़ी क्या होती है? सॉफ्ट लकड़ियां होती है। ऐसे पेड़ जिनसे हमको सॉफ्ट लकड़ी मिलती है वो हमारी सॉफ्ट वुड ट्रीज कहलाती है। उसी को हम एक्सोजेनस ट्री कहते हैं, जैसे कि कोनिफर ट्रीज, जिसमें कि एग्जांपल है चेल, डिओडार, पाइन और स्प्राउस। फिर है इसी का सेकेंड है डेसिडियस ट्रीज, जो कि हार्डवुड ट्रीज कहलाती है, कड़ी लकड़ी वाली पेड़।
वो कौन से होते हैं? हार्डवुड ट्रीज कौन से होते हैं? साल, टीक, ओक और बबूल। फिर एक्सोजीनस के बाद आता है एंडोजीनस ट्रीज। एंडोजीनस क्या है? बाम्बू, केन और पाम। ये एंडोजीनस ट्रीज थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, इसके बाद इनके इमेजेस देखेंगे। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से आपका जो क्या है, कितना ड्यूरेबल है, कितना लंबा चलेगा। तो यहाँ पे एक टेस्ट स्पेसिमेन ले लिया 600 बाय 50 बाय 50 mm का। इसको हमने ग्राउंड में बरी कर दिया आधे लेंथ तक का, और उसकी कंडीशन को हम टाइम से टाइम नोट करते गए। तो हाई ड्यूरेबिलिटी है, कैसे पता चलेगा? अगर उसकी लाइफ 10 साल से ज्यादा है। मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी है अगर लाइफ उसकी 5 से 10 साल रहेगी। लो ड्यूरेबिलिटी अगर उसकी लाइफ 5 साल से कम है, उसकी जो एवरेज लाइफ है 5 साल से कम है, तो वो लो ड्यूरेबिलिटी का टिम्बर कहलाएगा। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेस पे ग्रुप ए का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? बेंडिंग अगर आपका 12.5 किलो न्यूटन पर एम से ज्यादा है तो आप इसको ग्रुप ए में डालोगे। ग्रुप बी में कब आएगा? जब बेंडिंग 9.8 किलो न्यूटन से ज्यादा है बट 12 से 12.5 से क्या है? कम है, तो इस रेंज के बीच में आएगा, तो ग्रुप बी में आ जाएगा। ग्रुप सी में आएगा बेंडिंग 5.6 से तो ज्यादा है बट 9.8 से कम है, तो इस रेंज में रहेगा, तो ग्रुप सी में आ जाएगा। और ये तीनों में इन तीनों के रेंज में रहेगा, तो ये आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेगा। अब है पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन ये स्टैंडिंग टिम्बर जो एक जिंदा पेड़ है उसमें स्टैंडिंग टिम्बर है। रफ टिम्बर, ये आपका पेड़ कोई गिर जाएगा या आपने पेड़ काट के फैला दिया है, ये वाला रफ टिम्बर है। और ये कन्वर्टेड टिम्बर, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है वुड के लॉग्स में, इसको अच्छे से काट के अब ये डायरेक्टली यूज करने लायक हो गया है हमारा। तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी हो गया, स्टैंडिंग टिम्बर, रफ टिम्बर और कन्वर्टेड टिम्बर। अब ट्रीज देख लीजिए। एक्सोजेनस ट्रीज क्या हैं? ऐसी ट्रीज जो कि बल्क में एक साथ क्या होती है? ग्रो होती है, और बाहर की तरफ क्या होते हैं? उगते हैं। बाहर की तरफ इनका पत्ती रहता है। तो ये अपना पत्ती तब तक नहीं झड़ाते जब तक नई पत्ती उसमें ना आ जाए, इसलिए इनको कोनिफर ट्रीज और एवरग्रीन ट्रीज भी कहा जाता है। इनमें कोन शेप्ड का फ्रूट होता है, इसीलिए इनको कोनीफर ट्रीज कहते हैं। इनका जो फ्रूट होता है वो त्रिकोण शेप का रहता है, इसलिए ये कोनीफर ट्रीज कहलाती है, कोन शेप का। ये जो ट्रीज हैं इनमें सर्कुलर रिंग्स होता है इनके हॉरिजॉन्टल सेक्शन में, जिसको कि हम एन्युलर रिंग्स कहते हैं, जिससे कि आप किसी भी पेड़ की एज निकाल सकते हो। इस तरीके का जो पेड़ होता है ये एक्सोजीनस ट्री कहलाता है। एन्युलर रिंग के बारे में हम आगे देखेंगे। पेड़ को अगर आप काटोगे इस डायरेक्शन पे, पेड़ को अगर आप इस डायरेक्शन पे काट दोगे तो आपको ये ऐसे गोल 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 रिंग्स दिखेंगे, जैसे कि हमारा क्या रहता है, हाथ में हमारा फिंगरप्रिंट्स रहता है उससे वैसे ही तरीके का एन्युलर रिंग्स रहता है, जो बड़ा रहता है थोड़ा साइज में, और उससे आपको किसी भी पेड़ की एज पता चल जाएगी। अब एक्सोजीनस ट्रीज जिससे जो वुड मिलता है, वो जो वुड मिलता है उसको इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो इसी पेड़ का होता है। जो आगे 2 टाइप का डिवाइड रहता है, कोनिफर ट्रीज जिसको सॉफ्ट वुड ट्रीज कहा जाता है, जिनसे सॉफ्ट वाला वुड मिलता है। इनमें जो है डिस्टिंक्ट या इंटरफेरिंग इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज होती हैं, लाइट वेट होता है और लाइट कलर का होता है, सॉफ्ट होता है ये वुड। जैसे कि चीड़, डिओडार, पाइन या स्प्राउस का पेड़, ऐसा जो पेड़ दिखता है आपको, ये क्या है? कोनिफर ट्रीज है और सॉफ्टवुड ट्रीज कहा जाता है। फिर डेसिडियस ट्रीज, इनको हार्डवुड ट्रीज या चौड़े पत्तों वाला पेड़ भी कहा जाता है। ये ऑटम में अपने पत्ते छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, और स्प्रिंग में वापस से पत्ते उग जाते हैं इसमें। इनसे जो हमको लकड़ी मिलती है वो हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है और डार्क कलर की होती है, और उसमें किसी भी तरीके का रेजिन या रेशे नहीं मौजूद होते।
इसमें अलग अलग दिखने वाले एंगुलर रिंग्स और अलग अलग दिखने वाले मेडुलरी रेज होते हैं। साल हो गया, टीक हो गया, ओक हो गया, बबूल हो गए, ऐसे पत्ते जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वही आपका क्या कहलाता है, डेसिडस या हार्डवुड कहलाता है। अब एंडोजिनस ट्री, अभी एक्सोजिनस का चल रहा था। एंडोजिनस ट्रीज जो हैं जो बल्क में ग्रो करते हैं अंदर की तरफ, जिसमें कि फाइबर मटेरियल सेक्शन में फाइबरस मटेरियल मिलता है। इसको वुड ऑब्टेन फ्रॉम दिस ट्रीज हैव लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, ज़्यादा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इस लकड़ी को यूज नहीं किया जाता। कौन सा, बाम्बू हो गया, पाम हो गया, केन हो गया, ये वाली लकड़ियां कहाँ नहीं यूज होती, इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होती है। फिर किसी भी ट्री का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये पोर्शन हमारा क्राउन पोर्शन कहलाता है, इसको हम ट्रंक कहते हैं, जिसमें कि आपका मेन पार्ट जो वुड का जो पार्ट है ये ट्रंक में ही होता है। यहाँ तो सिर्फ ब्रांचेस होती है और पत्तियां होती है, और नीचे में हमारा क्या होता है, जड़, रूट्स होता है। अब अगर आप इस पोर्शन से इसको कट कर दो, एक्स एक्स पोर्शन से आपने यहाँ पे कट कर दिया, तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे। तो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है ये बाल्क कहलाता है, जो हमको बाहर से दिख रहा है ये पोर्शन बाल्क है। उसके बाद का लेयर जो ग्रीन लेयर दिख रहा है इसे हम कैम्बियम लेयर कहते हैं। कैम्बियम लेयर के बाद में आपको जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है सैपवुड। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका सैपवुड हो गया। ये जो यहाँ ब्राउन तक का जो लाइनिंग दिख रही है, ये ब्राउन एरिया तक, उसको हम हार्टवुड कहते हैं। सबसे सेंटर पॉइंट हमारा पिथ कहलाता है, ये जो सेंटर ब्लैक पॉइंट है वो पिथ कहलाता है। और ये जो लाइनिंग्स दिख रही हैं, ये जो लाइनिंग्स दिख रही हैं ब्लैक से, ये हमारी एन्युलर रिंग्स कहलाती है। ये जो लाइनिंग्स दिख रही हैं बीच बीच में, ये हमारी क्या है, एन्युलर रिंग्स है। ठीक है, आउटर बार्क, पिथ हो गया। पिथ के बाद में आपका हार्टवुड आता है। हार्टवुड के बाद में आपका क्या आता है, कैम्बियम लेयर आता है। सॉरी, हार्टवुड के बाद में सैपवुड आता है, और सैपवुड के बाद में कैम्बियम लेयर। कैम्बियम के बाद इनर बार्क, और इनर बार्क के बाद आउटर बार्क। अब मेडुलरी रेस क्या होती है, ये जो आपकी ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये जो लंबी लंबी लाइन दिख रही है, गोल वाली नहीं, लंबी वाली लाइन, यही क्या कहलाती है, मेडुलरी रेस कहलाती है। अब किसी भी ट्री का स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया, पिथ या मेडुला, वो सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है। इसमें सेल्यूलोज होता है, जो प्लांट को क्या करता है, जब वो बचपन में, प्लांट जब छोटा रहता है, यंग एज का रहता है, तब वो वहां से उसके लिए नरिशमेंट, उसके लिए खाना पहुंचाता है। कौन सा पोर्शन, पिथ। प्लांट जब ट्री बन जाता है, बड़ा हो जाता है, तो पिथ पार्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इसमें अब ये क्या हो जाता है, मर जाता है, पिथ मर जाता है। अब उसमें से कोई भी ग्रोथ का पोर्शन नहीं होता। कब, जब वो बड़ा हो जाता है प्लांट, तब। जब छोटा रहता है तो पिथ के ही थ्रू, ये वाला पोर्शन पिथ की बात हो रही है, पिथ के थ्रू ही हमारा खाना सप्लाई होता है। फिर सेकंड है हार्टवुड। हार्टवुड क्या है, हार्टवुड आपका ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपका हार्टवुड है। तो हार्टवुड क्या है, इनर एन्युलर रिंग सराउंडिंग द पिथ कंस्टिट्यूट हार्टवुड। अंदर की जो एन्युलर रिंग्स है, जिसमें पिथ के आसपास की जो एन्युलर रिंग्स है, वो क्या कहलाती है, हार्टवुड कहलाती है। डार्क कलर का होता है, क्योंकि डेड पोर्शन, जो ट्री का मरा हुआ पोर्शन, हार्टवुड के अंदर होता है। ये ग्रोथ में कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करती, और इसी का जो लकड़ी है उसको हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। हार्टवुड वाला पोर्शन ही मेजरली इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट है सैपवुड। सैपवुड क्या होता है, जो आउटर एनुलर रिंग्स होते हैं हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच तक का, वो लेयर हमारा सैपवुड कहलाता है, हल्के कलर का होता है।
आपके प्लांट के ग्रोथ में पार्ट करता है, इसी की वजह से प्लांट का ग्रोथ होता है। तो कहाँ कहाँ से, हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच का ये जो क्रीम कलर का लेयर दिख रहा है ये सैपवुड कहलाएगा। फिर कैम्बियम लेयर, सैप को जब हम कन्वर्ट करते हैं सैपवुड में तो ट्री का जो ग्रोथ है वो कैम्बियम लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी वजह से ट्री का जो बाल्क को आप हटा दोगे और कैम्बियम लेयर डायरेक्टली बाहर के एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होगा तो इससे क्या होता है, आपका जो सेल्स है वो खराब होने लग जाता है और पेड़ क्या होता है, मर जाता है। अगर आप देखेंगे कि पेड़ की छाल को छिलवा देते हैं तो पेड़ अपने आप सूखने लग जाता है। वो क्यों? क्योंकि कैम्बियम लेयर डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है सरफेस में और उसकी वजह से आपका प्लांट का डेथ हो जाता है। फिर नेक्स्ट है मेडुलरी वेज, जो रेडियल फायर्स है एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिट टू कैम्बियम लेयर, पिट से लेके कैम्बियम लेयर तक की फाइबर्स जो हैं, जो कि एनुलर रिंग्स और सैपवुड या हार्टवुड को एक साथ बांध के रखता है, वो क्या कहलाता है, मेडुलरी वेज। ये आपका टिम्बर को स्ट्रेंथ देता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे और ये क्या रहता है, डिपेंडेंट है मेडुलरी वेज के प्रेजेंस पे स्ट्रेंथ। बार्क, बार्क आपका आउटर कवरिंग है कैम्बियम लेयर के बाहर का, ट्री को ग्रोथ होने से बचाने के लिए वो आपका क्या है, बार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका मेडुलरी रे, अगर किसी फर्नीचर पे आप देखो तो मेडुलरी रेज आपकी दिख जाती हैं। बाकी हमको ऐसे पता है ये बार्क हो गया, बार्क हो गया। और बार्क के बाद अगर आप यहाँ पे मेडुलरी रेज भी देखना चाहो तो ये आपकी मेडुलरी रेज है। ऐसे अब नेक्स्ट देखते हैं, अब टिम्बर को ऑपरेट करने के क्या स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज, आप क्या किए, ट्रीज को कट कर दिया, ट्रीज को कट करने के बाद लॉग्स बन गए और लॉग्स को फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट करके प्रोसेस कर लीजिए टिम्बर बनाने के लिए। फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट के बाद में आपका टिम्बर में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। आपको जैसे शेप में चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, आप उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करके कर सकते हो। उसके बाद में उसके ऊपर प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव्स क्यों डाला जा रहा है, ताकि टिम्बर खराब ना हो। पेड़ से काटा, फिर लॉग को अलग किया, फिर उसको जहाँ पे प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया वहां जाके उसको एक पर्टिकुलर शेप में काटा। अब उसके ऊपर में या तो पेंटिंग वार्निश या कुछ प्रिजर्वेटिव छिट के रख दिया जाएगा ताकि उसमें किसी भी तरीके की कीड़े मकोड़े और फंगस ना लगे, जिससे कि दीमक वगैरह ना लगे, जिससे कि स्ट्रक्चर खराब हो। अब है टिम्बर की प्रोसेसिंग। टिम्बर को आपने क्या किया, इसमें प्रिजर्वेटिव्स लगा के इसको बचा के रखना पड़ेगा ताकि इसमें किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े ना लगे, जिससे कि टिम्बर खराब हो जाए या सड़े मत टिम्बर। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है फॉलिंग या कटिंग ऑफ ट्री। तो जब आप ट्री को कट कर रहे हैं तो उसका एक सुटेबल एज पे ही उसको आप कट करेंगे, एकदम ज़्यादा क्या नया या ताज़ा पेड़ नहीं होना चाहिए। तो 50 से 100 साल का अगर उसका एज है तो आप उसको कट कर सकते हैं। ओवर मैच्योर अगर आप ट्री को 100 साल के बाद का करोगे तो उसमें लकड़ी जो है सड़ने लग जाएगा। अंडर मैच्योर करोगे तो सैप वुड ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, सैप ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। तो ट्री को आप ऐसे काटो कि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी क्या कर सको, ले सको। जो सॉइंग है उसको हम सेक्शन अच्छे से करें ग्राउंड के ऊपर रख के। जो सॉइंग है उसको सीजन में करना चाहिए व्हेन सैप का जो मूवमेंट है वो मिनिमम होना चाहिए, तब आप क्या करो उसको काटो। तो ऑटम में या स्प्रिंग में आप इसको ना यूज करो, जब क्योंकि उस टाइम पे सैप का मूवमेंट ज्यादा होता है। बाकी सीजन में आप इसको यूज कर सकते हो। हिली एरियाज में मिड समर में यूज करना चाहिए क्योंकि विंटर में रेनफॉल या स्नोफॉल होता है, इसलिए। जो प्लेन एरिया है उसमें कटिंग आप विंटर्स में करो क्योंकि उस समय ज़्यादा लॉस होता है मॉइस्चर का,
समर में ज़्यादा लॉस होता है मॉइस्चर का, इसलिए विंटर में आप इसको कर सकते हो। तो कटिंग हो गया। कटिंग के बाद में आपने कट तो कर लिया, फिर सीजनिंग करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि जैसे ही आपने फ्रेशली कट किया किसी भी पेड़ को, तो उसमें 30 से 40% तक सैप या मॉइस्चर मौजूद होता है। तो जो सैप है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है किसी भी टिम्बर को, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, उसके जीवन के लिए, किसी भी टिम्बर के लाइफ के लिए सैप क्या है, हानिकारक है। तो आपको सैप तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो सैप रिमूव करने का जो मेथड है वो क्या कहलाता है, सीजनिंग कहलाता है। तो जो भी मेथड जिससे कि सैप आप रिमूव करोगे उसको सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहेंगे। अब सीजनिंग ऑफ टिम्बर कितने टाइप का होगा, तो नेचुरल सीजनिंग और आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल में क्या हो गया, एयर सीजनिंग हो गया, वाटर सीजनिंग हो गया, और आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंदर किल्न सीजनिंग हो गया, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग और बॉइलिंग। तो ये दो टाइप के सीजनिंग है। पहला आपका हो गया नेचुरल सीजनिंग, जिसके अंदर एयर और वाटर सीजनिंग आ गया। फिर होता है आर्टिफिशियली, मशीनों के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आप इसको यूज करते हो, तो किल्न हो गया, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या बॉइलिंग। ये चार टाइप की सीजनिंग आर्टिफिशियल के अंदर आ जाएगी। इसको हम नेचुरल मेथड से यूज कर रहे हैं, पानी से या हवा के थ्रू। अब क्या हुआ नेचुरल सीजनिंग, तो पहला आ जाएगा नेचुरल में एयर। तो एयर सीजनिंग में क्या करते हैं, एक शेड बनाते हैं जिसमें पहला प्लेटफॉर्म बनाते हैं। प्लेटफॉर्म की हाइट हम थोड़ी दे देते हैं 300 मीटर तक, उसके ऊपर टिम्बर को एक के ऊपर लाइन से लाइन जमा देते हैं। हमको ये देखना है कि ऐसा जमाना है टिम्बर को कि उसमें प्रॉपर सप्लाई एयर का हो सके, जिससे कि मॉइस्चर धीरे धीरे करके कम हो जाए कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसा हमने हाइट दिया, और फिर उसके बाद टिम्बर को अच्छे से क्या किया है, जमा के रखा है। बीच बीच में यहाँ पे देखिए स्पेसेस भी दिए हैं, ताकि इसमें से हवा जाए और आपका स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर दे, हवा से सुखा दे लकड़ियों को। तो ये क्या है, एयर सीजनिंग। इसमें बहुत टाइम लगता है, ये पुराना मेथड है, पहले के जमाने में इसी मेथड से किया जाता था। सेकंड है वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग में क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर पोर्शन की जो लकड़ी है उसको क्या कर देते हैं, बहते हुए पानी में, नदी में बहा देते हैं। बहा देने से क्या होता है, सैप जो है फ्लोइंग वाटर के साथ रिप्लेस हो जाता है, और सैप को रिप्लेस कर देते हैं फ्लोइंग वाटर से, और फ्लोइंग वाटर को हम शॉर्टर थोड़े दिन बाद क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से क्या कर देते हैं, नदी में छोड़ देते हैं, और थोड़े दिन के बाद वो सीजनड हो जाता है, तो वो वाटर सीजनिंग कहलाती है। अब आर्टिफिशियली हम क्या किए, तो नेचुरल प्रोसेस से था हवा और पानी से, अब आर्टिफिशियली क्या है, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या कर दिया, लकड़ियों को हम पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद उसको नेचुरल तरीकों से सुखा देंगे। तो एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा और सीजनिंग का ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। तो सबसे इजी मेथड है और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि आपको क्या करना है, इतना बड़ा जगह चाहिए जहाँ पे आप बॉइलिंग करें, सेटअप थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। इस तरीके से हम उसकी क्या करते हैं, बॉइलिंग के थ्रू सीजनिंग करते हैं। फिर आर्टिफिशियल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग क्या है, सेकेंड वाला पोर्शन है। इसी में आप करंट पास करवाते हो, जो वुड है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इससे हीट प्रोड्यूस करता है, और सीजनिंग के लिए यहाँ से हमने इसके थ्रू को सीजन कर दिया। अब थर्ड है हमारा किल्न सीजनिंग। किल्न को आप एक एयर टाइट चैम्बर में सारी लकड़ियों को रखते हो, जहाँ पे एक सेचुरेटेड एयर, फुल्ली सेचुरेटेड एयर पास होता है उससे, जिसमें का टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री होता है, और टेम्परेचर को धीरे 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 आप बढ़ाते हो, ठीक है, जिससे कि इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी बढ़ते जाता है, उससे कि ड्राइंग जल्दी हो जाता है टिम्बर का। इस तरीके का कुछ सेटअप रहता है। यहाँ से आप फैन दिए, यहाँ पे स्टीम जेट्स हो गई, और ये टिम्बर है आपका। तो ये क्या है, किल्न सीजनिंग। जैसे कि कहाँ यूज हुआ था किल्न, आप मुझे बताइएगा। ये हमने ब्रिक में यूज किया था,
फिर आ जाता है आखिरी केमिकल सीजनिंग। केमिकल्स डाल के आप यहाँ पे सीजनिंग कर रहे हैं, वो केमिकल सीजनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लकड़ियों का जो लॉग होता है उसको हम सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जिससे कि इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सीजनिंग का ड्यूरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरीके से किया जाता है। अब जो है थर्ड पार्ट, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। टिम्बर को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जो टिम्बर का जो प्रोसेस होता है, सॉइंग का प्रोसेस, काटने का प्रोसेस, उसको आप क्या करते हैं, अभी तक तो आपने उसमें सारे प्रोसेस कर लिए। अब आपको एक सीजन किया हुआ टिम्बर मिल गया। अब आपको जिस शेप में चाहिए, जिस साइज में चाहिए, उस हिसाब से उसको काट लो। तो काटना ही वो क्या कहलाता है, सॉइंग कहलाता है। तो 4 टाइप के सॉइंग हो जाएंगे, ऑर्डिनरी सॉइंग, क्वार्टर सॉइंग, टेंजेंशियल सॉइंग और रेडियल सॉइंग। ये 4 टाइप के सॉइंग होते हैं। अब आइए इन्हीं को हम डिटेल में देखें। तो पहला हो जाएगा ऑर्डिनरी सॉइंग। तो इसमें वेस्टेज क्या होता है, कम से कम वेस्टेज होता है ऑर्डिनरी सॉइंग में। ज़्यादा इकोनॉमिकल, वेस्टेज कम है तो मतलब अगर आपने एक लॉग लिया लकड़ी का, अगर थोड़ा सा ही वेस्ट हो रहा है, मतलब ये क्या है, ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया, पैसे वसूल कर रहा है ये आपका। फिर कट को आप टेंजेंशियल बनाते हो, एनुलर रिंग के टेंजेंट में हम इसको काटते हैं, और सेक्शंस जो हैं वो श्रिंक होते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ऑर्डिनरी सॉइंग ऐसा सिंपली आपने इसको क्या कर दिया, डायरेक्टली जो भी आपका एनुलर रिंग्स है उसके टेंजेंट्स में कट कर दिया। वही क्वार्टर सॉइंग, क्वार्टर सॉइंग को हम क्या करते हैं, राइट एंगल में, जैसे रेड मार्क्स दिख रहे हैं, ये ऐसा कट किया जाएगा। रेड मार्क्स में हम इसको कट करते हैं, राइट एंगल में कट करते हैं। जब एन्युलर रिंग्स क्या होते हैं, इनडिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग दिखते हैं, उस वाले केस में। तो सेक्शन जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बेंड हो सकता है, इसीलिए उतना ज्यादा इसे लायबल नहीं कहा जा सकता। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका टेंजेंशियल सॉइंग। कट जो है उसको टेंजेंशियल बनाते हैं एनुलर रिंग्स के, कहाँ पे, राइट एंगल एट ईच अदर। स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम होता है, क्योंकि मॉड्यूलरी रेज को भी हम कट कर देते हैं, जो कि एनुलर रिंग्स को एक जगह बांध के रखता है। और रेडियल सॉइंग, रेडियल सॉइंग आपका पैरेलल होता है, मेडुलरी रेज क्या रेडियल डायरेक्शन पे होता है। ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए रेडियल सॉइंग यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मिलता है इससे। और वेस्टेज सबसे ज्यादा किस में होती है, रेडियल सॉइंग में। वेस्टेज सबसे कम किस में होती है और सबसे ज्यादा किस में होती है, आपको ये चीज ही याद रखनी है। ऑर्डिनरी में वेस्टेज सबसे कम है, रेडियल में वेस्टेज सबसे ज्यादा है। इस तरीके से रेड रेड पोर्शन जो दिख रहा है, इस तरीके से इसको हम कट करते हैं, और टेंजेंशियल में हम इसको ऐसा कट करते जाते हैं, किसी भी सर्कल के टेंजेंट के थ्रू इसको क्या किया जा रहा है, कट कर रहा है। एंगुलर रिंग एक सर्कल की तरह है, उसके टेंजेंट में जो भी पार्ट आ रहा है उसे कट कर दे। अब प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन क्यों किया जाता है किसी भी चीज का, लोहे के ऊपर हम पेंट लगा के क्यों रखते हैं, क्योंकि लोहे में जंग आ जाता है, जंग आता है जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। वैसे ही लकड़ी में भी हमको पेंट या वार्निश लगा के रखना पड़ता है, नहीं तो लकड़ी भी क्या हो जाएगी, सड़ने लग जाएगी। तो किसी भी स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ाने के लिए आप उसका प्रिजर्वेशन करते हो। तो सेम चीज यहाँ पे टिम्बर का प्रिजर्वेशन क्यों किया जा रहा है, टिम्बर की लाइफ बढ़ाने के लिए टिम्बर का प्रिजर्वेशन करा जा रहा है, उसको ज्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, और फंगस या इंसेक्ट या टर्माइट का अटैक ना हो उसमें, उसलिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको प्रिजर्व कर लेते हो, इसमें प्रिजर्वेटिव्स लगा के रख देते हो, जिससे कि वो क्या नहीं होता, खराब नहीं होता। तो अब कैसे कैसे करते हैं ये ट्रीटमेंट, क्या क्या प्रोसेस होता है इस ट्रीटमेंट का। तो पहला हो जाएगा ASCU, आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। एएस आर्सेनिक और कॉपर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आर्सेनिक पेंटॉक्साइड और कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन को आप टिम्बर के ऊपर लगा देते हो। इससे कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है दीमक से, वाइट एंड्स मतलब दीमक से बचा देता है ये स्ट्रक्चर को। फिर आ जाता है केमिकल सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्या करता है, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है, तो आपके दीमक नहीं लगते।
फिर आ जाता है कोल टार से प्रिजर्वेशन। हॉट कोल टार, डामर जो होता है टार, टार को हम क्या करते हैं सरफेस में लगा देते हैं, इससे कि फायर से रेजिस्टेंस बच जाता है, लकड़ी जलती नहीं है इसमें। और फिर आती है क्रियोसोट ऑयल। क्रियोसोट ऑयल, ये भी टार के डिस्टिलेशन से जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्रियोसोट ऑयल बनता है। उसी को आप क्या करते हो लगा देते हो लाइफ टिम्बर के ऊपर, तो इससे उसकी लाइफ क्या हो जाती है ऑलमोस्ट दुगनी एज हो जाती है उस टिम्बर की। तो process of application is called creosote, in which oil at temperature of 50 degree pressure 0.7 to 1 Newton per mm is applied uniformly all over the timber। इस प्रोसेस को क्रियोसोट कहते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं 50 डिग्री का टेम्परेचर और 0.7 से 1 न्यूटन mm का प्रेशर मेंटेन करके आप क्या करते हो क्रियोसोट ऑयल को अप्लाई करते हो। फिर आ गया ऑयल पेंट्स या सॉलिग्नम पेंट्स। ये ऑयल या सॉलिग्नम पेंट्स को आप लगाते हो तो वो आपका बढ़ा देता है रेजिस्टेंस वुड की। तो ये आपका कोल टार हो गया। इसी तरीके से हम कोल टार को यहाँ पे लगाते हैं। फिर आ गया टिम्बर के डिफेक्ट। कुछ डिफेक्टिव टिम्बर होगा, कैसा दिखेगा अगर टिम्बर डिफेक्टिव है तो किस तरीके से दिखेगा। तो डिफेक्ट आपके किस तरीके से हो, किस वजह से हो सकते हैं, बहुत से रीजन की वजह से हो सकते हैं। सीजनिंग गलत कर दी तो डिफेक्ट आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से डिफेक्ट आ जाएगा, कन्वर्ट करते समय डिफेक्ट आ जाएगा, या फंगस इंसेक्ट्स की वजह से डिफेक्ट आ जाएगा। तो ये आपका डिफेक्ट्स है। नेक्स्ट है अब डिफेक्ट्स इन टिम्बर। तो सीजनिंग की वजह से जो डिफेक्ट आते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये बो डिफेक्ट है, ये स्प्रिंग है, ये ट्विस्ट है और ये कप है। अब टिम्बर के डिफेक्ट्स देख लेते हैं, नेचुरल रिसोर्स की वजह से या एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से। तो पहला हो जाता है चेक, जो उसके बाद सेकेंड होता है आपका शेक्स, फिर थर्ड है हार्ड शेक और चौथा है कप शेप। इसका आप जब डायग्राम देखेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, थ्योरी आपको यहाँ से मिल जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक यूजुअली normal to the annular rings. These adversely affect the durability of timber because they readily admit moisture and air। यहाँ से आप देख लीजिए। फिर ये आता है हार्ट शेक एंड स्टार शेक, फिर कप शेक एंड रिंग शेक। यहाँ से देख लीजिए ये क्या है कप शेक है, ये जो पोर्शन ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये क्या है कप शेक है। ये आपका हार्ट शेक है, ये आपका रिंग शेक है और ये कहलाता है स्टार शेक। जो पोर्शन ऐसा फटा वाला पोर्शन है ये स्टार शेक कहलाता है। तो ये चार, ये सब क्या है नेचुरली डिफेक्ट्स रहते हैं, जब पेड़ उगता रहता है तब आपके आ जाते हैं। अगला है रिंड गाल्स। रिंड गाल्स कुछ इस तरीके की गठान टाइप का दिखता है, आप किसी पेड़ के पास में खड़े होकर देखिएगा इस टाइप की गठान जैसा दिखता है, वही चीज रिंड गाल्स कहलाती है। आपको ये सारे डिफेक्ट्स देखने हैं, आप किसी भी पेड़ के पास में खड़े हो जाइए, आप ये नेचुरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। फिर नॉट्स आपका कुछ इस तरीके का गठान बना रहेगा, ये आपका बाहर है, ये लकड़ी के बीचों बीच में ब्रांचेस में या कहीं पे आपका ट्विंक्स में ब्रांचेस में रहेगा, तो ये आपका क्या है नॉट्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के डिफेक्ट्स हो गए। फिर ये चिप मार्क, ये आपका जब कोई भी स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं या आपको बहुत पुराना फर्नीचर या कुछ देखिएगा ऐसा चिप मार्क बन गया रहता है। चिप मार्क्स पुरानी लकड़ियों में भी बना रहता है, बेंच टेबल आपके कॉलेज के स्कूल के देख लीजिएगा ऐसे बने हुए मिलेंगे। फिर टॉर्न ग्रेन, ठीक है, टॉर्न ग्रेन किसी टूल के वजह से यहाँ पे लग गया तो ये क्या हो गया इतना पोर्शन फट गया है, तो ये किसी टूल की वजह से यहाँ पे ये पोर्शन फट गया। फिर डायगोनल ग्रेन्स देखिए, यहाँ पे आपको डायगोनल क्या दिख रही है लाइंस दिख रही है। और आखिरी आपका वेन, ये आपका वेन है। ओरिजिनली राउंडेड सरफेस या फिनिश सेक्शन आपको मिलेगा। फिर फंगस की वजह से क्या डिफेक्ट आता है, फंगस की वजह से ब्लू स्ट्रेन आता है, ब्राउन रॉट आता है,
वाइट रॉट आता है और ड्राई रॉट आता है। ये चार जो डिफेक्ट्स आते हैं वो किसकी वजह से है? आपके फंगस की वजह से। फंगस की वजह से आपके सैप में नीले नीले कलर का कुछ स्पॉट या कलर आ जाएगा। वो क्या है? आपका ब्लू स्ट्रेन है। वहीं आपका ब्राउन रॉट क्या है? सेलुलोज हटता है तो फंगस उसमें क्या करता है? एक रेडिश या ब्राउनिश कलर देता है। फिर व्हाइट रॉट, सफेद कलर के कीड़े क्यों होते हैं? लिग्निन रिमूव करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आता है? व्हाइट स्पॉट्स या व्हाइट रॉट्स आ जाते हैं। और ड्राई रॉट क्या आता है? जब कोई फ्री सर्कुलेशन नहीं होता तो इसको ड्राई पाउडर फॉर्म में, ड्राई रॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वेट रॉट, इसको अल्टरनेट वेटिंग या ड्राइंग से टिम्बर के वेट रॉट होता है। बार बार उसको गीला सूखा करने से वेट रॉट हो जाता है उस सरफेस। फिर गुड टिम्बर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? आप कैसे पहचानेंगे कि वो टिम्बर अच्छा है कि बुरा है कि यूज करने लायक है कि नहीं? तो उसका कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ड्यूरेबल और वर्केबल होना चाहिए, स्ट्रेट और कॉम्पैक्टेड फाइबर होने चाहिए उसमें, फ्रेश कट सरफेस या स्वीट स्मेल आनी चाहिए उसमें से। फिर स्ट्रक करोगे, एक दूसरे से टकराओगे दो टिम्बर को तो क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए, जैसा कि ब्रिक में हो रहा था। थोड़ा भारी होना चाहिए, हर टाइप के डिफेक्ट डिजीज से फ्री होना चाहिए, जो प्लानिंग सरफेस है वो ब्राइट होना चाहिए और सिल्की अपीयर होना चाहिए, और जब आप उसको काटो तो वो इजीली कट होना चाहिए, क्लॉग नहीं होना चाहिए या कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। फर्म एडहेशंस ऑफ फाइबर, है ना, फाइबर जो है अच्छे से एडहेस हो जाए, एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए, और कॉम्पैक्टेड मेडुलरी रेज होनी चाहिए। सीजनिंग, कोई भी अच्छे टिम्बर की सीजनिंग बढ़िया हुई होनी चाहिए। ये सब आपके अगर थ्योरी एग्जाम्स हैं तो भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं। सीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर टिम्बर के एडवांटेज क्या है? मतलब इतना सब टिम्बर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हमको स्ट्रक्चर बनानी है तो हम ब्रिक से कंक्रीट से क्यों नहीं बना लेते? टिम्बर से बनाने के एडवांटेज क्या है? तो इजीली अवेलेबल है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लाइट वेट रहता है और ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है, इजीली हैंडल हो जाता है और प्लानिंग भी इजीली हो जाती है। इसकी जॉइनिंग भी सिंपल है, एक दूसरे के साथ जोड़ना, रिपेयर करना या मॉडिफाई करना इजी जाता है इसमें। सुपीरियर है, थर्मल इंसुलेशन है, साउंड और इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिव है, जिसका यूज़ है फर्नीचर बनाने के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए, आजकल इंटीरियर वगैरह में भी यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल है, कोरोजन रेजिस्टेंस है और हायर शॉक और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, क्विक और इजी है बिल्ड करने के लिए, चीप है बाकी टाइप के बिल्डिंग मटेरियल से, इजी है हीट करने के लिए, कूल करने के लिए, वेदर के हिसाब से उसको हीट और कूल किया जा सकता है, और क्या है? इको फ्रेंडली है अदर मटेरियल्स के कंपैरिजन में। तो क्या क्या हो गया? अवेलेबिलिटी, स्ट्रेंथ हो गया, इजी टू हैंडल, जॉइनिंग हो गया, रिपेयर मॉडिफिकेशन, फिर थर्मल सुपीरियर इंसुलेशन, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज हो गया, फिर कोरोजन रेजिस्टेंस, हायर शॉक एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। ठीक है। फिर चीपर है, ये इजीली हीट या कूल हो जाता है और इको फ्रेंडली है बाकी मटेरियल्स के थ्रू। इसको आप प्रॉपर मेंटेन करो तो बहुत साल तक चला सकते हो। अब टिम्बर के और क्या यूज हैं? इसको कुछ कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए यूज किया जाता है। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्क के लिए: कंस्ट्रक्शन पर्पस हो गया, हाउस, पोस्ट, बीम, राफ्ट, ब्रिजेस, पाइल, पोल्स, ये सब के लिए यूज हो जाता है। फिर फर्नीचर, कैबिनेट मेकिंग के लिए, डोर विंडोज बनाने के लिए, फ्रेम बनाने के लिए, फॉर्म वर्क बनाने के लिए, स्कैफोल्डिंग्स बनाने के लिए। फॉर्म वर्क और स्कैफोल्डिंग में डोर विंडोज तो हमको भी पता है, फर्नीचर्स हमको भी पता है, बीम ब्रिजेस भी पता है। हैवी पैकिंग केसेस सच एज मशीन एंड सिमिलर स्टोर्स, कोई बड़े मशीन को पैक करने के लिए भी हम लकड़ी के डब्बे बनाते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और टूल्स बनाने के लिए भी यूज होता है, और इसको आप
प्लाईवुड्स, कार्डबोर्ड, पुट्ठे, ये सब बनाने के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ एडवांटेज है उस चीज के तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो क्या होता है, डिफेक्ट आने से उसकी लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फंगाई और इंसेक्ट क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, सड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग इफ बेस्ड ऑन मैसोनरी कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरियज एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। एक्सपोजर टू वेदर बिफोर इंक्लोजर, बिना बनने के पहले ही वेदर को एक्सपोज हो जाता है। डीके वल्नरेबिलिटी हो जाती है, जब आप उसको मॉइस्चर में ज़्यादा दिन रखते हो तो ख़राब होने लग जाता है। अगर इसको बिना ट्रीटमेंट के आपने डायरेक्टली यूज़ किया तो इसमें डिफेक्ट्स आ जाएंगे। टिम्बर ज़्यादा ससेप्टेबल होगा फायर के या बाकी अदर बिल्डिंग मटेरियल्स के कंपैरिजन में। आप अगर लोहे के दरवाजे बनाओ और लकड़ी के बनाओ, अगर आग लगी तो लकड़ी के दरवाजे जल्दी क्या होंगे, फायर लग के खराब हो जाएंगे। तो वही फायर में कौन सा मटेरियल ज़्यादा क्या होगा, ससेप्टेबल होगा फायर के, टिम्बर ज़्यादा ससेप्टेबल होगा फायर के। बट इसके डिसएडवांटेज से ज़्यादा इसके एडवांटेज हैं, तो इसलिए आप उधर फोकस कर सकते हैं। तो इस वाले पोर्शन से इतना समझ आया कि टिम्बर क्या है, कैसे काट के उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे सीजनिंग की जाती है, कैसे उसको हम प्रोटेक्शन देते हैं, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कहाँ उसका यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने क्या देखी इस मॉड्यूल में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, आप मुझे मेल कीजिए और बताइए कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।